गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। मैं संतोष सर टारगेट बायोलॉजी क्लासेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग 2009 में पूछे गए बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, उसके एक्सप्लेनेशन को समझेंगे और हो सकता है उसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हो जो कि आपको 2025 में होने वाले वार्षिक एग्ज़ाम में हूबहू वही देखने को मिल सकता है। तो आइए हम लोग उस सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। ये जो सेट है आपका, ये सेट है आपका 2009 का। 2009 के सेट को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आइए, सारे के सारे जो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, सभी पिछले वर्ष पूछे गए प्रश्न हैं। चलिए इसमें हम लोग देखने का समझने का प्रयास करते हैं। सभी प्रश्न एक एक नंबर के हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जितने भी होते हैं सभी एक नंबर के ही होते हैं, ये आपको पता ही है। तो आइए हम लोग सबसे पहला प्रश्न देखने का प्रयास करते हैं, समझते हैं कि इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है। कहता है ये जो ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा ऐसा भाग है जो नर युग्मक से संयोजन करके किसका निर्माण करता है, भ्रूणपोष का निर्माण करता है। तो आइए देखिए, पहला है अनिषेचित अंड, ये नहीं होगा आपका, ये ऑप्शन गलत है। दूसरा है एंटीपोडल्स, ये भी नहीं होगा। सहायक कोशिका, ये भी नहीं होगा। इसमें आंसर होगा आपका कौन सा, द्वितीयक केंद्रक। द्वितीयक केंद्रक जो है ये नर युग्मक से संलयन करके क्या बनाएगा, भ्रूणपोष का निर्माण करेगा। याद रखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा आपका। इसमें होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। एक भ्रूणपोष होता है। भ्रूणकोश में 3 कोशिकाएं होती है, जिसे हम प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं। इसके बाद 2 ध्रुवीय केंद्रक होंगे, एक अंड कोशिका होगी, 2 सहायक कोशिका होगी। अगर यहाँ से पराग नलिका वर्तिकाग्र से होते हुए आ रही है तो इस पराग नलिका के अंदर 2 नर युग्मक होंगे। एक नर युग्मक इस अंड कोशिका से जुड़ जाती है और एक नर युग्मक इस द्वितीयक केंद्रक से जुड़ करके बना लेती है क्या, भ्रूणपोष बना लेती है। क्या बना लेती है, भ्रूणपोष बना लेती है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। तो याद रखिएगा, जितने भी स्तनधारी हैं, जितने भी मैमल्स हैं, इनके जो शुक्राणु होते हैं, स्पर्म, इसका जो मध्य भाग होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया का बना होता है। याद रखिएगा, किसका बना होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का बना होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम ऊर्जा गृह कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, इसी का यह बना हुआ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। अगला तीसरा क्वेश्चन है आपका कि एक जोड़ा जीन दूसरे जोड़े जीन के प्रभाव को दबा देता है। यानी एक जीन का जोड़ा दूसरे जीन के जोड़े के प्रभाव को दबा देता है, उसे प्रकट नहीं होने देता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं। तो जब कोई भी, जैसे मान के चलिए ये लंबा वाला गुण है, ये बौना वाला गुण है, जब इसका हम क्रॉस कराते हैं तो सारे के सारे पौधे कैसे होते हैं, लंबे। तो ये बौने वाले गुण क्या हो जाते हैं, ये दब जाते हैं, ये प्रकट नहीं होते, ये नहीं प्रकट होते हैं। तो इस नियम को, जब एक जीन जोड़ा किसी दूसरे जीन के जोड़े के प्रभाव को दबा देता है तो यह घटना क्या कहलाती है, प्रभाविता कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रभाविता का नियम कहलाती है। ये पता होगा आपको कि मेंडल ने 3 नियम दिए हैं। मेंडल के द्वारा दिए गए 3 नियम हैं। मेंडल के द्वारा दिए गए कितने नियम हैं, 3। पहला है प्रभाविता का नियम, जिसमें क्या है, एक जोड़ा जीन किसी दूसरे के जोड़े जीन के प्रभाव को दबा देता है। दूसरा है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम है अगला। पृथक्करण के नियम में क्या है कि जब जनक से युग्मक बनता है तो उसमें जीन पृथक पृथक आकर के युग्मक में भाग लेते हैं। अगला तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अगला जो तीसरा इसका नियम है, मेंडल के द्वारा दिया गया तीसरा नियम,
वो है कौन सा? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो याद रखिएगा मेंडल के द्वारा दिया गया 3 नियम। अब है डीएनए में, ध्यान दीजिएगा, कहता है डीएनए के एक अणु में साइटोसिन है 18%। साइटोसिन कितना है? 18% है। तो एडेनिन पूछ रहा है, एडेनिन क्या होगा? तो साइटोसिन और गुआनिन दोनों इक्वल होगा, तो दोनों 18-18 36%। तो 100 में से 36% घटा दीजिए, तो बच गया कितना? 64%। दोनों इक्वल होता है तो 2 से भाग दे दीजिए, तो हो जाएगा कितना? 32%। चलिए अगला देखिए ध्यान से, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? 32%। याद रखिएगा क्वेश्चन क्या था, एक बार पुनः देख लीजिए। क्वेश्चन था कि किसी डीएनए अणु में साइटोसिन की मात्रा थी 18%, तो एडेनिन की पूछ रही थी, तो एडेनिन की हो जाएगी 32%। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि बढ़ता त्वचा कैंसर, बढ़ता हुआ त्वचा कैंसर एवं उत्परिवर्तन की दर की अधिकता का क्या कारण है? कहता है आज के दिनों में जो ये त्वचा की कैंसर है, इतना स्किन कैंसर बढ़ रही है, उत्परिवर्तन की दर बढ़ रही है, इसकी कारण क्या है? तो इसका मेन कारण है ओजोन परत में कमी। दिन प्रतिदिन ओजोन परत की कमी होती जा रही है, ओजोन परत की लेयर में गिरावट आती जा रही है, इसकी मोटाई घटती जा रही है, जिसके कारण स्किन कैंसर ये सब देखने को मिल रहा है। ठीक, और ओजोन परत का क्षय किसके द्वारा होता है ये भी हम लोग जान लेते हैं। तो थोड़ी सी देख लीजिए ध्यान से कि ओजोन परत का जो क्षय होता है ये CFC गैस के कारण होता है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। याद रखिएगा CFC, इसी के द्वारा ओजोन परत में कमी आ रही है। ये CFC गैस कहाँ से निर्मित होता है? तो रेफ्रिजरेटर जिसको हम फ्रीज कहते हैं, जितने भी AC हैं, जितने भी फॉग वाले स्प्रे आते हैं, ये सभी से ये उत्पन्न होता है। तो इसमें याद रखिएगा ओजोन परत की कमी। अगला है क्वेश्चन आपका विडाल परीक्षण किस बीमारी से जुड़ी हुई है? तो ये टाइफाइड। जब किसी व्यक्ति को टाइफाइड की होती है तो टाइफाइड की पुष्टि के लिए हम कौन सा टेस्ट कराते हैं? विडाल परीक्षण कराते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 कि ट्रांसफर आरएनए पे पाए जाने वाले क्षारकों के क्रम को संदेशवाहक आरएनए कोडॉन से बंधता है, उसे हम क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक आरएनए कोडॉन से बांधता है, ये आप देखे होंगे इस तरह से टी के शेप का होता है। यहाँ पे 3 एंटी कोडॉन्स होते हैं जिससे कि आकर के क्षार क्रम जुटता है डीएनए का, तो इसे एंटी कोडॉन कहा जाता है। इसका नाम है एंटी कोडॉन, तो इसलिए आंसर हो जाएगा क्या इसका? एंटी कोडॉन। अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर कि संलग्नता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जो कि 2n बराबर 14 दिया है। तो 2n बराबर 14 दिया है, तो n बराबर हो जाएगा 14/2 यानी 7। तो याद रखिएगा कि संलग्नता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जो 2n बराबर 14 है, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बुचेरेरिया, ये एक कृमि है, बुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई, ये एक कृमि है जिसके कारण मनुष्य में कौन सा रोग होता है? फाइलेरिया। ये रोग पैदा करता है। तो कहता है कि किस समूह का है, यानी बुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई मनुष्य में फाइलेरिया रोग उत्पन्न करता है। यह बुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई किस समूह का है? तो याद रखिएगा ये हेलमिंथिस समूह का है, ये हेलमिंथिस समूह के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है 10 नंबर, लास्ट प्रश्न है आज का कि अत्यधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? यदि कोई व्यक्ति है जो कि लगातार शराब कंटिन्यू यूज कर रहा है तो उसके शरीर का कौन सा अंग खराब होगा? तो यकृत खराब होता है। हमारे शरीर में यकृत ही शराब के अत्यधिक सेवन से प्रभावित होने वाले अंग हैं। तो यकृत एक से एक प्रश्न और याद रखिएगा कि मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है?
मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो वो है कौन? यकृत, जिसका भार लगभग 1.5 kg होता है। और एक क्वेश्चन याद रखिएगा यकृत से जुड़ा हुआ कि पुनरुद्भवन की क्षमता, पुनरुद्भवन रीजेनरेशन की क्षमता सब हमारे शरीर के किस अंगों में होता है? तो वो होता है किसमें? लीवर में, यकृत। याद रखिएगा। चलिए, तो आज इतना ही है। 10 प्रश्न है मात्र में, जिसमें से एक बार हम शॉर्ट रिवीजन करा देते हैं। इनमें से कौन से नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? तो ये सहायक कोशिका नहीं होगा, द्वितीयक केंद्रक होगा। कि द्वितीयक केंद्रक नर युग्मक से संयोजन करके किसका निर्माण करता है? भ्रूणपोष का। अगला क्वेश्चन है स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। एक जीन जोड़े दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को क्या कहते हैं? प्रभाविता का नियम। डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन का प्रतिशत बताएं 32%। बढ़ता त्वचा कैंसर एक उत्परिवर्तन दर की अधिकता किसके कारण हो रहा है? तो ओजोन परत में कमी के कारण। विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है? टाइफाइड के लिए। ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों के क्रम के संदेशवाहक आरएनए कोडॉन से बंधता है, इसे हम क्या कहते हैं? तो एंटीकोडॉन कहते हैं। संलग्नता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी? जहां 2n बराबर 14 होगा तो आंसर 7 हो जाएगा। 2n बराबर 7, 14 तो n बराबर 7। बुचेरेरिया बैंक्रॉप्टाई मनुष्य में फाइलेरिया रोग उत्पन्न करता है, ये किस समूह के रोग हैं? तो हेलमेंथीज के। लास्ट क्वेश्चन है अत्यधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग ज़्यादा प्रभावित होगा? तो आंसर हो जाएगा आपका लीवर यानी यकृत। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। फिर अगले लेक्चर को लेकर के आते हैं हम। तब तक के लिए धन्यवाद।